बेटा चैप्टर नंबर 10 अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। याद है हमने डिस्कस किया था कि एजेंट कौन होता है बोला? पर्सन तो होता है, होता कौन है? हर वो काम जो आप खुद कर सकते हो, खुद करने की बजाय किसी और से करवा रहे हो, वो कोई और आपका क्या होता है? अरे बेशर्म, तो क्या सारे सेशन को खूब खाते में डाल दिया हम लोगों ने। पर्सन, एनी पर्सन। अच्छा वाह, वे लेवल हो गया तेरा है। एनी पर्सन और बंदा बन यार। एजेंट कौन होता है? जो आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा हो, करेगा वो, भरेगा कौन? आप है, वो आपका क्या होता है? एजेंट होता है। बेशर्म लोग। हाँ बस का, हाँ सही बात है, बस का तो इज्जत के साथ। नहीं बेटा, पहले तो हमने एजेंसी की कुछ एग्जांपल पढ़ी थी कि एजेंट्स होते कौन है, ये तो हमने देख लिया। वैसे अभी एग्जांपल भी पढ़ लेंगे कि वो लोग जो आपके बिहाफ पे आपका काम कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं? एजेंट। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, अपना काम खुद करने की बजाय लोगों से करवा लेते हैं। वो लोग क्या होते हैं? एजेंट। लेकिन कर वो रहे होते हैं, भरेगा कौन, जिम्मेदार कौन होगा? वो आप खुद ही होंगे। है, अब देखिएगा एजेंट की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, या एजेंट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर किसी बंदे ने घर बेचना हो तो वो प्रॉपर्टी डीलर को कह रहा था सर मेरा घर सेल करवा दो। प्रॉपर्टी डीलर क्या है? उसका एजेंट है। कौन देखो, एजेंट किसी थर्ड पार्टी से बातचीत करेगा। थर्ड पार्टी वो जिसे एजेंट डील कर रहा होगा। एजेंट जब इससे डील पक्की कर लेगा तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। एजेंट तो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट में फैसिलिटेट करता है। हाँ कुछ ऐसे अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल से ही होता है। हाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ ही हो जाता है। जैसे कोई एजेंट ऐसे बंदे का एजेंट बन गया हो जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर एजेंट किसका, वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? एजेंट के साथ ही होगा। क्योंकि उस वो प्रिंसिपल क्या है, वो तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। खैर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई स्टॉक चेंज का ब्रोकर है, अगर आप स्टॉक चेंज के ऊपर किसी ब्रोकर को कहते हैं मुझे मेरे ये शेयर सेल करवा दो, उसने आगे किसी बंदे को ढूंढ लिया शेयर खरीदने के लिए, तो जब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका और उस थर्ड पार्टी का होगा। स्टॉक चेंज के ब्रोकर ने तो जस्ट बीच में ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट किया है। फिर अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था, अगर ये मिस्टर ये अपना घर ऑक्शन करवाना चाहता है उसकी, तो उसने आपको कहा कि सर आप ये मेरा घर नीलाम कर दो, तो आपको अपॉइंट कर लिया ऑक्शनियर के तौर पे। तो भैया आप जब उसका घर नीलाम कर रहे होंगे, तो जब जो बंदा भी हाईएस्ट बिड देगा, जब उसको घर सेल होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस मालिक के साथ होगा। आपने तो जस्ट एजेंट के तौर पे इसकी सेल में फैसिलिटेट किया होगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया था, एक कंपनी होती है, कंपनी को उसके मालिक भी चला सकते हैं, शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए वो किनके सपोर्ट कर दिया करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो डायरेक्टर मालिकों के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो जब कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मालिकों के साथ हो रहा था। अगरचे डायरेक्टर करते हैं लोगों से कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? लोगों का, कंपनी के साथ, ना के डायरेक्टर्स के साथ। वो तो जस्ट एजेंट है। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया था कि पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो ये मेरे बच्चे हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि इसको मजीद कह रहे हैं, एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। यानी कि एजेंट कौन होता है? वो बंदा जो कोई बंदा अपॉइंट करता है ताकि उस बंदे को वो एजेंट थर्ड पार्टी के साथ बातचीत में रिप्रेजेंट कर सके, है या जो डील करवा सके उसकी। इस तरह हम एजेंट अपॉइंट कर रहे होते हैं। याद करें हमने डिस्कस किया था, एजेंट थर्ड पार्टी से सिर्फ नेगोशिएशन करता है, बातचीत करता है। जब वो बातचीत फाइनल होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसका होता है? थर्ड पार्टी का, प्रिंसिपल से। है जैसे आपने हमने डिस्कस किया था, आप यहाँ पे अगर कोई फ्लैट ढूंढ रहे हो, आपने प्रॉपर्टी डीलर को कह दिया मुझे फ्लैट ढूंढ के दे दो। अब वो प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए फ्लैट ढूंढ रहा है, उसने ढूंढ लिया। जब वो उस मालिक के मकान के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो तो आपका होगा, ना कि उस प्रॉपर्टी एजेंट का। ऐसे ही मेरे प्रॉपर्टी डीलर का। ये बात हमने डिस्कस की थी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देयर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एजेंट एंड थर्ड पार्टी। इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? प्रिंसिपल का और थर्ड पार्टी। हाँ इसका मतलब अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे कौन जिम्मेदार होगा, किसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? थर्ड पार्टी से एजेंट का ही हो जाएगा। और वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे ऐसे बंदे का ये एजेंट बन गया हो जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। अभी हम देखेंगे उसको। और हमने डिस्कस किया था कि ये जो एजेंट होते हैं, कोई एक ट्रांजैक्शन के लिए भी रख सकते हो, जैसे आपने कोई घर सेल करवाना है या कोई घर खरीदना है, या बात का हमने एम्प्लॉय की तरह एजेंट रखे होते हैं। जैसे आपने किसी जगह पे कोई चीज बेचनी है, आपने किसी को वहां पे पका पका एजेंट अपॉइंट कर दिया, सर ये बेचो, जितना कमाओगे उसका 10% आपको कमीशन होगा। और हमने डिस्कस किया था जितने भी जो लिखा होता है, कमीशन शॉप लिखा होता है, कमीशन एजेंट लिखा होता है, ये सब एजेंट्स होते हैं जो किसी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। हु मे एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है? हमने कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है? हमने डिस्कस किया था, मान लो ये माइनर है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, वो विरासत में मिली होगी ना उसको, चाहे खरीदी भी हो, खरीद ही सकता माइनर, खरीद सकता है। लेकिन अगला बंदा रिस्क लेके इसको बेचेगा, हो सकता है कल ये पैसे ही ना दे, तो फिर क्या कर लोगे? हैं रिस्क है। लेकिन अगर ये खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कल अगर इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी इसके खिलाफ, वैसे भी अगर हम देखें। लेकिन अगर अपने राइट्स के लिए तो चीजें कर सकता है ना ये। एक बच्चे के पास पैसे हैं तो हम वो अगर कोई चीज खरीदना चाहते तो खरीद लेगा। लेकिन अगली पार्टी को डर होगा कि अगर कल ये मुकर गया
है, तो इसके खिलाफ कुछ नहीं मैं कर सकूँ, वो अपनी जगह पे है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन वो वैलिड नहीं होता, वैसे ही हम बात करें सादा अल्फाज में, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं एक्चुअली, लेकिन करना चाहो तो रिस्क ले लो। खैर गोली मारो, हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे भी इस तरह। तो बेटा इस बच्चे ने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी थी, इसको विरासत में मिली थी भैया, ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, इसने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि कोई थर्ड पार्टी को ढूंढो, घर बेचना है, उसने थर्ड पार्टी को ढूंढ लिया। अब मेरे बच्चे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसे तो होता है प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एजेंट क्या करता है, जस्ट बीच में फैसिलिटेट करता है। भैया इधर तो बच्चा है, बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, इस तरह फिर कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा, एजेंट का, थर्ड पार्टी से हो जाएगा, प्रिंसिपल का नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय एक चीज का पता चला था कि जो एजेंट अपॉइंट कर सकता है, जो प्रिंसिपल होगा, वो हमेशा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदा कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। हाँ, अगली बात हुई थी, हु मे बी एन एजेंट है, मिस्टर ए, इसने अपना घर बेचना है, ये मेजर है, इसने अपना घर बेचना है, इसने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहा, प्रॉपर्टी डीलर माइनर है, उसको कहा कि भैया मेरे घर सेल करवा दो, उसने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी से बातचीत की और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करवा लिया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या किसके दरमियान हो रहा, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी, इसने जस्ट फैसिलिटेट किया है। इसका मतलब लॉ ने उसको कह दिया कि देखो एजेंट जब बनने की बारी हो, वो सिर्फ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब बनाने की बारी हो, किसी भी बंदे को आप एजेंट बना लो, चाहे वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। लेकिन याद रखना, कल अगर इस मिस्टर ए ने इस बच्चे को कहा था कि तूने घर 1 करोड़ से नीचे नहीं सेल करवाना है, 1 करोड़ तक लाजमी ये उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसने जाके किसी से 90 लाख रुपए में घर डन कर लिया। अब जो 10 लाख रुपया इसके हक है, इससे रिकवर करे माइनर से, लेकिन उससे रिकवर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि माइनर कभी किसी चीज के लिए लायबल नहीं होता। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, याद करें हमने डिस्कस किया था, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, नहीं ये ना बोले नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी थी, उस एक्सेप्शन में एक ये एक्सेप्शन भी जाके आपने ऐड करनी है, अगर वो 4 थी तो 5वीं ये भी ऐड कर लीजिए, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहीं पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी लिखना है, ये आपकी किताब के अंदर है, बेहतर होगा मेरे बच्चे वहां पे लाजमी लिखिएगा, अगरचे वो बुरा नहीं मनाएगा अगर नहीं लिखो, लेकिन बेहतर है वो आप बड़ा इंप्रेस होगा कि इस बच्चे को अपनी किताब का पूरी का पता है कि कहीं और टॉपिक भी है जो जिसके लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी। जैसे जब आप किसी बंदे को एजेंट अपॉइंट करते हो, एजेंट को देखो, जो प्रिंसिपल होता है और एजेंट होता है, इनके दरमियान में भी एक रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, और ये जो रिलेशनशिप है, डेफिनेटली मेरे बच्चे, ये जो रिलेशनशिप बगैर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। लेकिन लॉ कहता है कि जब आप किसी को एजेंट अपॉइंट कर रहे हो, तो एजेंट अपॉइंट करते वक्त उसको ना भी कुछ पे करो, तभी वो आपका एजेंट बन सकता है, ये एक्सेप्शन है। जैसे हमने डिस्कस किया था, आप यहाँ पे आते हो, 10 प्रॉपर्टी डीलरों को कहते हो मेरे लिए घर ढूंढ दो, फ्लैट ढूंढ दो, 10 प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए फ्लैट ढूंढ रहे हैं, आपने खुद ही ढूंढ लिया है, वो 1 महीना तक बेचारे खपते रहे हैं, 1 महीने के बाद आपने उनको कह दिया आप रहने दीजिएगा, मैंने ढूंढ लिया है, क्या आप उनको कुछ पे करोगे? नहीं, लेकिन वो आपके एजेंट तो थे, आपके लिए मेहनत तो कर रहे थे, हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक दुकान खोल दी, आपको चावल दे दिए, इन चावलों को बेचो, और जितने बेचोगे 10% में आपको कमीशन दूंगा उसके, हैं? आप साल तक कोशिश करते रहे, आपने एक चावल भी नहीं बेचा, है तो, लेकिन साल तक मेरे एजेंट तो रहे। क्या मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमारा आपस में क्रिएट हुआ था, क्या उसके लिए मैंने आपको कुछ पे किया है? कुछ भी नहीं। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कुछ पे करने की जरूरत अगर कर दो तो इट्स ओके, नहीं तो कुछ पे करने की जरूरत। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सीए के पता नहीं कितने एम्बेसडर बच्चे फिर रहे हैं, वो कॉलेज क्या करता है, जब आप उनको कोई घेर के बच्चा देते हो, वो क्या करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज आपको पे कर देंगे, लेकिन तभी पे करेंगे जब कोई बच्चा घेर के दोगे उनको, है? अगर घेर नहीं होता ना मेरे बच्चे, ये थोड़ी है उसका बेनिफिट देखते हो आप लोग, वो तो अपना बेनिफिट देखते हो ना, जब अपना बेनिफिट देख रहे हो तो फिर तो घेर नहीं होता है। सिर्फ ये बच्चा एक कॉलेज में सस्ते उसका 20-25 हज़ार में एडमिशन हो सकता है, आप घेर के उसमें लेके जाते हो जहाँ पे 60-70 हज़ार है, ताकि आपका भी जरा थोड़ा सा ज्यादा बन जाए। तो मेरा बच्चा घेरा ही है ना आप, तो फिर तो दुख तो है। अगर आप मान दो तो आप में से कोई इन्वेस्टर बैठा हुआ, अब ऐसे ही कहते हैं सर, लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स है। नहीं नहीं, ये तो सच में मासूम लोग, वो मासूम नहीं होते, वो काफी तेज होते हैं बच्चे, क्योंकि जिस बंदे ने अपना फ्यूचर तबाह किया होता है, इतना आम बच्चा नहीं होता, वो बड़ा तेज होता है। के साथ बच्चे अपना फ्यूचर तबाह कर देते हैं, सारा दिन लड़कियों के वो बना के आईडीज हैं, बच्चों के इनबॉक्स में जा जाके उनके तरले करने, इधर आ जाओ, हैं? तो खुश होते हैं, ये आम बच्चे का काम है, एक प्रोफेशनल बच्चे का काम होगा इस तरह करना है? तो वो जब ये सारा दिन यही काम कर रहा होगा तो खुश सोचे अपनी पढ़ाई कब करेगा, जब पढ़ाई तो गई फिर उसकी घास से, तो खुद वो बाद में घास ही काटेगा। ले बेटा, लीगल इश्यूज हम हमारे पास भी बच्चे हैं, लेकिन हम उसको कह रहे होते हैं भैया देखो, अगर तो फाइनलिस्ट हो तो ये काम कर लो, अगर ये कैफ को के बच्चे हो तो कोशिश करो अवॉइड करो, लेकिन अगर कीड़ा है तो ठीक है भैया, हमारा काम है समझाना पहले आपको, है? अगर समझाएंगे, अगर नहीं आप मान ले, लोग तो जाके कॉलेजेस में बच्चों को जाके क्लासों में अनाउंस करते हैं, आए हमारे मैस्टर बनने, वो खुदा का खौफ करो, पढ़ने के लिए आए, भाई पढ़ाओ इनको,
हैं? आप किस चक्कर में डाल रहे हो? इनके माँ बाप इनको दे रहे हैं पैसे, बेचारे करवा नहीं दे रहे हम हैं? आप क्या माँ बाप को तो बताओ कि हम बच्चे को किस काम पे लगा रहे हैं, कि हमारे लिए बच्चे घेर के लेकर आओ, हम 10-15% इनको पे करेंगे। क्या इनके वालिदैन को पता है? वालिदैन तो बच्चों को बेचारों को पता नहीं, अपने खून पसीने की कमाई यहाँ पे उनको दे के बेचारों को भेज रहे हैं, खुद वो कितने तंग हैं और इनको अच्छे हॉस्टल में रख रहे हैं ताकि लाहौर में बैठ के पढ़ सकें, और हमने उनको किसी और चक्कर में डाल दिया यहाँ पे। हाजरत के साथ नहीं बेटा। लीगल इश्यूज विद एजेंसी रिलेशनशिप, कहता है एजेंसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। दो प्रॉब्लम थी, याद रखें है, दो प्रॉब्लम थी, पूछ सकता है पेपर के अंदर, कभी पूछा नहीं उसने। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि कोई बंदा सम टाइम अपने आप को कह रहा था मैं दो साहब का एजेंट है, अब क्या पता कि दो साहब का एजेंट है भी कि नहीं। एक तो प्रॉब्लम ये, हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, अभी हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, सम टाइम कोई बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं फलाने बंदे का एजेंट हूं, लेकिन थर्ड पार्टी को कैसे पता चले कि ये बंदा वाकई एजेंट है कि नहीं है। तो ये भी नहीं, जैसे हमने बथेरी एग्जांपल ली थी, जैसे आप बाहर दाऊद साहब की गाड़ी के पास खड़े हुए थे, राहगीर को कह रहे हो सर ये गाड़ी खरीद लो, है वो कहेगा ये तो दाऊद साहब की है, वो कहता है सर दाऊद साहब ने मुझे कहा है कि ये गाड़ी भिजवा। तो उसको कैसे पता चलेगा ये वाकई दाऊद साहब ने कहा है कि नहीं? एक तो दिक्कत ये है। दूसरा हमने डिस्कस किया था, एक बंदे ने वाकई किसी एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन अब थर्ड पार्टी से डील करते हुए अगर वो एजेंट अपनी अथॉरिटी से तजावज कर रहा है, थर्ड पार्टी को कैसे पता चलेगा कि अथॉरिटी में रहते हुए कॉन्टेक्ट कर रहा है या अथॉरिटी से तजावज कर रहा है? ये भी मसला है। ये दो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसके सोल्यूशन आपको ये जब अब अथॉरिटीज पढ़ोगे उसमें कवर हो जाएंगे। अब अथॉरिटीज की जब हमने बात की थी मेरे बच्चे, एजेंट की अथॉरिटी चार तरह की, चार तरह की अथॉरिटी मेरे बच्चे हमने डिस्कस की थी। एक्सप्रेस अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी और अथॉरिटी इन इमरजेंसी। भाई एक्सप्रेस अथॉरिटी तो हमने डिस्कस किया था, जो बोलकर या लिखकर आपको काम मिल गया हो तो आपकी एक्सप्रेस अथॉरिटी है। जैसे मैंने एक दुकान बना के आपको दे दी, आपको कहा इस दुकान को चलाओ, अब ये जो दुकान को चलाने की अथॉरिटी है ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। मैंने आपको पॉइंट किया, मैंने कहा कि ये सीएफई का जो टीए डिपार्टमेंट है ये मैनेज करो, ये जो अथॉरिटी है ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। मैंने आपको कहा कि हमारे लिए सीए के बच्चे ढूंढ कर लेकर आओ, ये जो अथॉरिटी है ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। आगे एक्सप्रेस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए आप जितनी भी अथॉरिटीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमने डिस्कस किया था, वो आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। जैसे आपको कहा कि ये दुकान बनाकर ये दुकान चलाओ है, आप दुकान चलाने के लिए आपने क्या किया, वहां पे सामान भरा, सामान भरने के बाद आपको पता चला कि सामान बेचने के लिए मुझे एक दो हेल्पर की जरूरत है, आपने एक दो हेल्पर भी रख लिए। फिर जब सामान बिका तो उसके लिए मजीद सामान रखने के लिए आपको फौरन से कैश की जरूरत है, सामान आपने उधार पे बेच दिया, उधार पे बेचने की भी आपके पास पावर है। फिर आपने उधार पे जब सामान के बेचते फौरन पैसे रखने, दुकान में सामान रखने के लिए पैसे चाहिए थे, आपने किसी से उधार ले लिया, ये भी आपकी अथॉरिटी में है। ये सारी कौन सी अथॉरिटीज हैं? इंप्लाइड अथॉरिटी। हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेस अथॉरिटी में जो काम मिलता है, उस एक्सप्रेस अथॉरिटी में मिले हुए काम को पूरा करने के लिए उस सिचुएशन से जितनी भी आपको अथॉरिटीज मिल रही हो वो सब इंप्लाइड होती है। जैसे हमने आपकी एग्जांपल बतेरा हमने क्लास में डिस्कस किया था कि घर वालों ने कहा था कि वो मेहमान आ रहे हैं शादी ब्याह के लिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। जो बोल कर या लिख कर, जब आपको कोई नौकरी मिलेगी तो नौकरी में जो आपकी जेडी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, लिख कर देंगे आपको, वो कौन सी अथॉरिटी है? एक्सप्रेस। तो उसके बाद उस नौकरी उस जॉब को पूरा करने के लिए अगर कुछ और काम भी कर रहे होंगे, वो किस अथॉरिटी में कर रहे होंगे? इंप्लाइड अथॉरिटी। तो मेरे बच्चे ये इंप्लाइड अथॉरिटी हमने डिस्कस किया था। एक बंदा एक्सप्रेस अथॉरिटी में मिलने वाली अथॉरिटी को पूरा करने के लिए हालात के मुताबिक जो काम भी कर रहा होगा वो क्या होगा? इंप्लाइड अथॉरिटी। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। भाई एजेंट की अथॉरिटी कहां तक होती है? अपने काम को करने के लिए वो जहां तक जाना चाहे जा सकता है, इस तरह की कोई तो लिमिट नहीं होती। वो कहीं तक भी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्रंट ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं एडमिशन कर रहे हैं, भाई उनकी अथॉरिटी कहां तक है? उनको हमने कह रखा है बच्चों का एडमिशन करना, वो कहीं तक भी एक उस अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे हम चाहें तो जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। देखो ये अपेरेंट अथॉरिटी या एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी तो एक लफ्ज बताया ना कि क्या होगा, यानी कि जो उसको काम मिला हो उस काम को लॉफुली करने के लिए जितनी चीजें जरूरी हो वो कर सकता है, वो उसकी एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी में आएंगी। यानी कि लॉ लीगली जो काम जो काम आप कर सकते हैं काम को पूरा करने के लिए, लीगली जो जिम्मेदार, जो जैसे हमने कहा था हम आपको यहाँ पे टीए का हेड बना दिया, आपने टीए रखे, पेपर खरीदे, ये किया वो किया, सारा आप ये लीगली कर रहे हो, ये सब क्या है? एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी है। यानी कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में जितने काम कर सकते हैं ना उस काम को पूरा करने के लिए समझो वही क्या कहलाएगी? एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। फिर हमने डिस्कस किया था अपेरेंट अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या होती है? वो अथॉरिटी जो थर्ड पार्टी को आप में लग रही होती है, ये अथॉरिटी है, उसको क्या बोलते थे? अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी होती है जो थर्ड पार्टी को लग रही है कि ये आप कर सकते हैं। याद है हमने डिस्कस किया था कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए इसकी दुकान है, उसकी दुकान में उसको चलाने के लिए उसने मिस्टर बी को बैठा रखा है, भाई आप दुकान को चलाओ। एक थर्ड पार्टी आई मिस्टर सी, मिस्टर सी ने आगे उसको कहा कि सर ये सामान दे दो उधार, क्या ये उधार दे सकता है? भाई वैसे तो दे सकता है उधार, है इसमें तो कोई मसला नहीं। अब हो सकता है, देखो अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में क्या होगा? अगर कोई बंदा इंप्लॉयड अथॉरिटी में सब कुछ जो कर सकता है,
अगर उसका प्रिंसिपल उसकी कुछ अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, उसका जो प्रिंसिपल उसकी अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे। हमने डिस्कस किया था ये रिस्ट्रिक्शन कब काम करेगी भला, अगर थर्ड पार्टी को इस रिस्ट्रिक्शन का पता है। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये कह के बैठाया हुआ कि भाई तूने उधार पे सामान नहीं बेचना, और जो आगे कोई ग्राहक आया उसने आगे कहा कि सर ये उधार पे दे दो, उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, वो कहेगा सर आप दे सकते हो, हैं, उसके बावजूद उसने दे दिया, तो मुझे बताएं क्या थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा थर्ड पार्टी का वो किसके साथ हुआ होगा, प्रिंसिपल के साथ। क्या प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है? लॉ कहता नहीं, क्योंकि डिपेंड करेगा ना। ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर हमने पाबंदी लगाई होती है ये थर्ड पार्टी को पता है कि अगर तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर लगाई गई रिस्ट्रिक्शन का थर्ड पार्टी को भी पता है, फिर तो मेरे बच्चे अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट जाहिर बात है, उसके बावजूद अगर उसने जैसे मिस्टर सी को पता है कि मिस्टर बी बैठा तो है दुकान में लेकिन ये उधार पे सामान नहीं दे सकता, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी, एडमिशन ऑफिसर को हमने कह दिया कि किसी बच्चे को 50% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना। आप बच्चों को नहीं पता कि वो 50% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं, एक्चुअली कॉन्टैक्ट आपका किसके साथ होता है, प्रिंसिपल कॉलेज के साथ, सीएफई के साथ है, उनके साथ तो नहीं होता, वो तो जस्ट एजेंट है। अब आप एक एडमिशन ऑफिसर के पास गए, उसको जाके कहा कि सर 80% डिस्काउंट दे दो, उसने दे दिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट सीएफई के साथ होगा, क्या सीएफई इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? नहीं नहीं, हमने तो मैक्सिमम 50% डिस्काउंट देना, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? नहीं। क्यों बोला? क्योंकि डिपेंड करेगा आपने ये कोई बंदा जो काम कर सकता हो, अगर आपने उसके करने के ऊपर पाबंदी लगाई हो, ये पाबंदी तभी काम करेगी अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज हो। ये सेम मामला हमने एजेंसी में भी जाकर डिस्कस करना है और पार्टनरशिप में भी। इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती है मेरे बच्चे, ये वही है ना, ये जो है वो वही टॉपिक है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डिस्कस करेंगे उसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में कोई बंदा कोई भी काम कर सकता है। उसमें दो तरह की रिस्ट्रिक्शन आगे थी जो पार्टनरशिप में थी, एक स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, एक जो बाय कॉन्ट्रैक्ट हम लगाते थे। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन तो जो है वो सारी दुनिया को पता है, जो हम खुद इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो तभी काम करती हैं अगर थर्ड पार्टी को भी उनका नॉलेज हो। ये वही बात है मेरे बच्चे, ये कोई नई बात नहीं कर। और फिर अथॉरिटी इन इमरजेंसी क्या बोला, याद करो। एक एजेंट अपनी इमरजेंसी में, अथॉरिटी इन इमरजेंसी में किसी भी हद तक जा सकता है, वो उसकी अथॉरिटी ही कंसीडर होगी, लेकिन किस मकसद के लिए? अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाना है। अगर मकसद प्रिंसिपल को फायदा देना हो मेरे बच्चे, वो इमरजेंसी नहीं होती। आप अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, वो आपकी अथॉरिटी इन इमरजेंसी कंसीडर की जाएगी। याद है जहां पे हमने डिस्कस किया था कि एक एक बंदे ने कुछ चीजें भेजी थी, आप मुल्तान रेलवे वालों को दी थी, ये फलानी जगह, वो पेरिशेबल नेचर की थी और रास्ते में रेलवे खराब हो गई थी, ट्रेन खराब हो गई थी, तो उन्होंने वो बेच दी थी। क्या वो बेच सकते थे? हालांकि वो तो सामान उन्होंने डिलीवर किया था, मुल्तान लेके जाना था, है, लेकिन वो भेज दिया था। क्यों बोला? वो नुकसान से बचाने के लिए। फिर याद है एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जहां पे एक बंदा गया था, वो गोश्त की एक दुकान थी उसकी, वो अपने दोस्त को देके चला गया था, इसको भाई मैनेज करना जब तक मैं वापस नहीं आता। तो उसके बाद उसकी फ्रिज खराब हो गई थी, है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया था, गोश्त को डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिया था। क्या वो दे सकता था? बिल्कुल। मकसद ये था कि अगर नहीं दूंगा डिस्काउंट के ऊपर, फ्रिज तो खराब है तो वो गोश्त खराब हो जाएगा। तो वो लेकिन फिर जब वो फ्रिज सही होकर आ गई थी, उसके बावजूद उसने डिस्काउंट को कंटिन्यू रखा था कि इससे तो बड़ा फायदा हो रहा है। क्या ये वो सही कर रहा था? है, ये सही नहीं कर रहा। अगरचे वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता जब आएगा, लेकिन कम से कम इससे नुकसान रिकवर करेगा वो, जो डिस्काउंट देने के ऊपर किया था उसने। याद रखोगे इस बात को। ये इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ये सारे का सारा हमारा चैप्टर नंबर 12 में ये दोबारा जाकर डिस्कस होगा, 12 या 13 में।